हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कंटिंजेंट एंड पॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। इसे काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 डिफाइंस द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे डिफाइन करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई कार्य को करने के लिए, कोई काम को करने के लिए, टू डू और नॉट टू डू या फिर नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समथिंग विच इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट जो कि कोलैटरल है, मैं डिस्कस करूंगा कोलैटरल इवेंट का जो डेफिनेशन वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। तो कोलैटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे हम लोग एक बात देख पा रहे हैं कि कोलैटरल इवेंट के होने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है। कोलैटरल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके होने के ऊपर या ना होने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोलैटरल इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, और अगर कोलैटरल का इवेंट नहीं टेक प्लेस करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे इस कैटेगरी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट दे आर कॉल्ड एज इंडेमनिटी। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक कैटेगरी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दूसरे तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडेमनिटी वर्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो गया? किसी को कुछ नुकसान हुआ तो दूसरा व्यक्ति आकर के उसको आश्वस्त करता है कि देखो, तुमको डरने का कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे बिहाफ में तुमको जितना लॉस हुआ है उसका मैं पैसा तुमको दे दूंगा, ठीक है। आई विल पे यू द मनी दैट यू अगेंस्ट द लॉस दैट यू सफर्ड सच दैट द अमाउंट ऑफ द लॉस गेट्स रिड्यूस्ड टू अ रीजनेबल अमाउंट। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यहाँ पे एक व्यक्ति सपोज करिए कि बैंक से जा करके लोन लेता है, ठीक है, और बैंक बोलता है कि मैं कैसे तुम पे भरोसा करूँ, मैं तुमको जो लोन दूंगा तो तुम पे मुझे भरोसा कैसे होगा। तो तुम किसी नोन पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर के आओ जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा लोन का रीपेमेंट को गारंटी देगा कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो वो आदमी आकर के मुझे लोन चुकाएगा। तो इसको हम लोग गारंटर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी भी इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के कैटेगरी में आ जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज। दे बोथ फॉल अंडर दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए यहाँ पे मिस्टर बी को प्रॉमिस करता है कि अगर उसका गाड़ी, अगर उसका कार अगर एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को जितना अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ होगा एक्सीडेंट की वजह से उसके अगेंस्ट में वो उसको पैसा पेमेंट करेगा, ताकि लॉस उसको कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्रोमिसेस बी दैट इफ हिज कार मीट्स एन एक्सीडेंट देन ही विल कंपनसेट बी फॉर द अमाउंट ऑफ डैमेज। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हो रहा है दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के कैटेगरी में हम लोग लाते हैं। अब हम लोग मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट समझेंगे। तो मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट क्या है? देखिए, अ कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट द हैपनिंग ऑफ विच, ठीक है, द कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट द हैपनिंग ऑफ विच will make a person bound to perform his promise। मतलब कोलैटरल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके होने पे एक व्यक्ति जो है वो बाउंड हो जाएगा अपने द्वारा किए हुए दूसरे व्यक्ति के तरफ
जो वो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करने के लिए वो बाउंड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन द अबव एग्जाम्पल द कार मीटिंग एन एक्सीडेंट। ठीक है, गाड़ी का जो अबव एग्जाम्पल मतलब हम लोग जो ए और बी के बीच में जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे, जहाँ पे ए बी को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जितना का तुमको डैमेज सफ़र करोगे उसका पैसा हम तुमको दे देंगे। इस तरह इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो कार जो है वो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलैटरल इवेंट बोलेंगे, विच विल मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर अपॉन ए टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस मेड टू बी, जो ए को बाध्य कर देगा, बाउंड कर देगा अपना प्रॉमिस को निभाने के लिए। तो अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों देखिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, वो मैंने लिस्ट आउट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो इवेंट है वो एक अनसर्टेन नेचर का इवेंट होना चाहिए। ठीक है, वो सर्टेन टू हैपन नहीं होना चाहिए। अगर और कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इस तरह से वर्ड्स इस तरह से रहते हैं कि अगर ये इवेंट हुआ या नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा, ऐसा एक व्यक्ति प्रॉमिसर जो है वो प्रॉमिसी से कहता है। तो दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा यहाँ पे इवेंट का होना या ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे, अच्छा दोस्तों होना वाला तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि मिस्टर बी का अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मिस्टर ए उसको 50,000 रुपया या फिर कोई भी अमाउंट जो अमाउंट ऑफ डैमेज है उस अमाउंट को देने के लिए वो तैयार है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा नॉन हैपनिंग से भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो सकता है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी डिस्कस किया, ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि सपोज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा है। इस टेस्ट मैच में इंडिया अगर जो है वो नहीं हारा, ठीक है, इंडिया अगर नहीं हारा तब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को 10,000 रुपया का पेमेंट करेगा। ये भी एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि दोस्तों नहीं हारना, ठीक है, इट इज़ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो नहीं हारने का मतलब क्योंकि टेस्ट मैच है तो यहाँ पे 3 रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं, या तो इंडिया जीतेगा या फिर इंडिया हारेगा या फिर ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो तीनों सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ को लेकर के है, बस नहीं हारने को लेकर के है। तो इट इज़ द नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो ये भी कभी कभी क्या हो सकता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे सकता है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अच्छा, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे तैयार किया, आप देखिए। मिस्टर ए promises मिस्टर बी that he will pay him ₹50,000 to B if it rains on the 1st of next month। मतलब 1 तारीख को, अगले महीने का 1 तारीख को अगर बारिश हुआ तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 50,000 रुपया का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बारिश का होना कंफर्म इवेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है कि अगले महीने का 1 तारीख को बारिश होगा ही या नहीं होगा। तो ऐसे हालात में हम लोग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाला कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ले लेगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कंसिडरेशन यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है दोस्तों। हम लोग नॉर्मल रूल ये जानते हैं कि कंसिडरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए रेसिप्रोकल कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है, रेसिप्रोकल कोई सर्विस नहीं दे रहा है, रेसिप्रोकली कोई गुड्स नहीं दे रहा है या कोई कैश नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मिस्टर बी की तरफ से मिस्टर ए को कोई कंसिडरेशन नहीं देने के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगला जो पॉइंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, the event referred to as referred to as collateral to the contract। जो जिस इवेंट को लेकर के बातचीत हो रहा है वो इवेंट सिर्फ एक कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। दोस्तों वर्ड कोलैटरल का मतलब होता है सपोर्टिंग रोल में जो होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्टली पार्ट नहीं है। अगर वो डायरेक्टली पार्ट होता तो या तो ए को उसको परफॉर्म करना होता या बी को उसको परफॉर्म करना होता, तो 2 व्यक्तियों के बीच में। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर कंट्रोल न तो ए का है न तो बी का है, इसको ये सिर्फ एक कोलैटरल इवेंट है। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। जो कंटिजेंट इवेंट है वो किसी के इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को उसके उस इवेंट को कंट्रोल करने का पावर उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल तैयार किया है। Mr. A promises to Mr. B rupees 1 lakh if he promises to pay Mr. B rupees 1 lakh if he so chooses। यहाँ पे ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपया का देना या ना देना मिस्टर ए के मर्जी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी के मर्जी के ऊपर, किसी के इच्छा के ऊपर, किसी के विल के ऊपर अगर कोई इवेंट डिपेंड करेगा तो उस ऐसा सिचुएशन को हम लोग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में नहीं कंसिडर करेंगे। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक तरह से एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है। इवेंट बिल्कुल भी कंफर्म इवेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऐसा कोई सिचुएशन जो हो के रहेगा, अगर कोई सिचुएशन हो के रहेगा उससे रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर बेसिस करके अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला कि अगर कल सूरज ईस्ट से उगेगा तो मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। तो यहाँ पे सन ऑलवेज वी ऑल नो दैट सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इन दैट केस ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तो ये हो के रहेगा ऐसा इवेंट। तो इन दैट केस इसको हम लोग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में हम लोग लेकिन कवर नहीं करेंगे। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला कि अगर मिस्टर सी का डेथ हो जाएगा तब मैं तुमको 10,000 रुपया का पेमेंट करूंगा। ये भी एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको आज नहीं तो कल मरना ही होगा। डेथ इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, डेथ इज़ ऑलवेज सर्टेन। तो देयरफॉर हम लोग ऑलवेज जानते हैं कि यहाँ पे डेथ जब सर्टेन हो जा रहा है, इवेंट सर्टेन हो जाता है। इवेंट अगर सर्टेन हो जाएगा तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई मायने यहाँ पे नहीं रह जाएगा, बिकॉज इवेंट शुड बी अनसर्टेन। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा बोलता मिस्टर ए मिस्टर बी को कि अगर मिस्टर सी विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ अगर उसका डेथ हो जाता है तब जाकर के मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में लेकिन आ जाता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक मिस्टर सी का डेथ होना तो कन्फर्म है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर होना, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है। तो जो चीज़ अनकन्फर्म्ड इवेंट्स हैं वही खाली कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बन सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। बाय।